क्या दोस्तों आपको पता है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? किस देश ने 500 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन गरीब देशों को मुहैया कराने की घोषणा की है? दीपिका कुमारी का जन्म किस राज्य में हुआ है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 12 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत 55वें स्थान पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 55वें स्थान पर रहा है। पिछले साल हम इस इंडेक्स में 43वें स्थान पर थे, इस साल हम 55वें स्थान पर है, यानी कि 12 स्थान नीचे चले गए हैं। तो हाल ही में पहली तिमाही 2021 के लिए नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स के अनुसार भारत वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 12 स्थान नीचे चला गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी के बीच भारत में संपत्ति की कीमत में भारी गिरावट आई है और इस वर्ष भारत को 55वें स्थान पर रखा गया है, जबकि पहली तिमाही 2020 के दौरान भारत संपत्ति की कीमतों के मामले में 43वें स्थान पर था, यानी कि हम 12 स्थान पीछे चले गए हैं और इस साल हम इस रैंकिंग में 55वें स्थान पर है। और 32% की कीमतों के साथ कौन सा देश वार्षिक रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो याद रखो इस इंडेक्स में तुर्की देश है, वो टॉप पर है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में टॉप पर कौन है? तुर्की देश। और दूसरे स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर रहा है लग्जमबर्ग। और 2021 की पहली तिमाही में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र के रूप में कौन है? तो स्पेन देश का यह प्रदर्शन है, वो सबसे कमजोर रहा है। और स्पेन में घर की कीमतों में 8% की गिरावट आई है। कितनी? 8% की गिरावट आई है स्पेन देश में। और स्पेन के बाद कीमतों में 6% की गिरावट के साथ भारत का स्थान है, यानी कि हमारा प्रदर्शन है वो निराशाजनक है। और हाउस प्राइस इंडेक्स की बात करें तो हाउस प्राइस इंडेक्स जिसे शॉर्ट में हम HPI कहते हैं, तो HPI कुछ विशिष्ट प्रारंभ तिथि से प्रतिशत परिवर्तन के संबंध में आवासीय आवास के मूल्य परिवर्तन को मापता है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। और दोस्तों एक क्वेश्चन से जुड़े हुए और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट में कितनी टीमें हिस्सा लेंगे? दोस्तों यह यूरो 2020 पिछले साल 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसका आयोजन अब शुरू हुआ है। कब? 11 जून को ही शुरू हुआ और एक मंथ तक के लिए इसका आयोजन किया गया है। तो यूरो 2020 एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसमें तकरीबन 24 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 24 टीमें। और यूरो 2020 में भाग लेने वाले टीमों की नाम इस प्रकार है: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इंग्लैंड, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसिडोनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, स्कॉटलैंड, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूक्रेन और वेल्स। यह सभी देश सभी को गिने तो 24 देश इसमें हिस्सा लेने वाले हैं यूरो 2020 में। और यूरो को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस इवेंट को UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है और यह यूरोप में आयोजित होने वाली प्रमुख खेल प्रतियोगिता है। दोस्तों याद रख लो, यूरोप में आयोजित होने वाली एक प्रमुख खेल प्रतियोगिता है। और यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कितने साल बाद किया जाता है? प्रति 4 साल के बाद एक बार यह यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यूरोप की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता यूरो 2020 कब शुरू हुई?
तो 11 जून 2021 से यह प्रतियोगिता शुरू हुई है। इमेज आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, यह यूरो 2020 11 जून को शुरू हुई है और 11 जुलाई तक यह प्रतियोगिता जारी रहेगी। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कितने देशों में किया जाएगा? तो 11 देशों के 11 शहरों में इस प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा। और यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1958 में। यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट अब तक सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? इस इवेंट को सबसे ज्यादा बार स्पेन और जर्मनी ने 3 बार जीता है। और 2016 में, यानी कि पिछले बार जो यह यूरो 2016 आयोजित किया गया था, तो इस प्रतियोगिता में किसने जीता था? तो इस इवेंट को पुर्तगाल ने जीता था 2016 में। और दोस्तों, आपको कैसा लगा यूरो 2020 के बारे में? जो संबंधित 7 से 8 क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बता दिया, और इसी तरह पूरी घटना को छोटे छोटे क्वेश्चन में बांटकर मैंने आपके सामने पेश किया। अच्छा लगा? वेरी नाइस। तीसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। धरती आबा या जगत पिता के रूप में किसको जाना जाता है? धरती आबा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है हमारे बिरसा मुंडा को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिरसा मुंडा। और हमने बिरसा मुंडा को याद क्यों किया? क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी ऐसे श्री बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और एक निडर आदिवासी नेता ऐसे बिरसा मुंडा ने दमनकारी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व करके स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया, जिसकी हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई। और इसीलिए हमने बिरसा मुंडा को याद किया है। तो बिरसा मुंडा से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। कब? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को। और बिरसा मुंडा किस क्षेत्र की मुंडा जनजाति के थे? छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र के मुंडा जनजाति के एक स्वतंत्रता सेनानी। इमेज में आप देख सकते हैं। और बिरसा मुंडा को अक्सर धरती आबा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। और यहां से मैंने आपको क्वेश्चन सेट करके बताया। और बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा किसके मार्गदर्शन में प्राप्त किए थे? तो एक शिक्षक का नाम है जिसका नाम है जयपाल नागो। जयपाल नागो के मार्गदर्शन में बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की। और मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था? तो छोटा नागपुर, जो झारखंड का एक क्षेत्र है, वहां का यह चर्चित एक विद्रोह जिसका नाम है मुंडा विद्रोह। और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखो 1899 1900 में यह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। और इसे मुंडा उल गुलान का मीनिंग होता है विद्रोह, तो इसे मुंडा उल गुलान का नाम भी दिया गया है। यानी कि बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था जिसका एक और नाम है मुंडा उल गुलान। ओके। और मुंडा विद्रोह की शुरुआत किस कारण से हुई थी? तो यह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो यह मुंडा विद्रोह आयोजित हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था? मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंटकटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तित करने के कारण यह मुंडा विद्रोह आयोजित हुआ। कारण क्या है? मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंटकटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण यह मुंडा विद्रोह हुआ। और बिरसा मुंडा का निधन कब और कहां हुआ? 9 जून 1900 को सिर्फ 25 साल की छोटी उम्र में रांची की जेल में बिरसा मुंडा का निधन हुआ। और 9 जून को इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे भारत देश के एक महान क्रांतिकारी को हमने याद किया। ओके। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सरकार ने कू ऐप पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कू नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह की होती है। तो जिस तरह आपके मोबाइल में ट्विटर है, इसी के तर्ज पर बनाया गया है कू ऐप हमारे भारत देश के कुछ डेवलपकर्ताओं ने। और कू ऐप पर हाल ही में नाइजीरिया देश की सरकार ने अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया की सरकार ने कू ऐप पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है। इसके अलावा नाइजीरिया से यूजर बड़ी मात्रा में कू ऐप का उपयोग भी कर रहे हैं। और नाइजीरिया की सरकार ने ट्विटर पर देश में प्रतिबंध लगा दिया है। और इसलिए नाइजीरिया देश ने
यह ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया और इसीलिए कू ऐप पर हाल ही में यह सरकार ने अपना आधिकारिक अकाउंट खोला है। और वर्तमान समय में कितने लोग कू ऐप का उपयोग करते हैं, तो पूरे विश्व में से तकरीबन 6 मिलियन से अधिक लोग यह कू नामक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हैं। और हाल ही में कू ने वेंचर कैपिटल फर्मों से 30 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है और इसके साथ ही कू का मूल्यांकन 100 मिलियन डॉलर पर आंका गया है। और कू ऐप क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसे ट्विटर के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। और कू ऐप को कब लॉन्च किया गया था? 2020 की शुरुआत में, यानी कि 2020 के पहले मंथ में कू ऐप को लॉन्च किया गया था। और कू ऐप ने भारत सरकार की कौन सी प्रतियोगिता जीती थी? आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज नामक एक प्रतियोगिता भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई और कू ऐप ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया। और कू ऐप की स्थापना किसने की थी? 2 व्यक्ति है, इमेज आप देख सकते हैं। एक का नाम है अप्रमेय राधाकृष्णन और दूसरे का नाम है मयंक बिद्वाटका। तो दोनों ने मिलकर यह कू नामक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है। 5वां क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने सिडनी डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? हमारे भारत देश के एक जाने माने जेवलिन थ्रो करने वाले ऐसे नीरज चोपड़ा ने हमारे भारत देश का गौरव बढ़ाया है गोल्ड मेडल जीतकर। किस इवेंट में? सिडनी डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में हमारे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोल्ड मेडल। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडनी डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ओनली फॉर 23 वर्षीय यह नीरज चोपड़ा ने अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया है और सभी जो जेवलिन थ्रो करने वाले थे इनको पीछे छोड़ दिया। तो प्रथम स्थान पर रहे हमारे नीरज चोपड़ा। कितना भाला फेंका? 83.18 मीटर। और दूसरे स्थान पर पुर्तगाल के लिएंड्रो रामोस रहे। कितना भाला फेंका? 72.46 मीटर। और तीसरे स्थान पर फ्रांसिस्को फर्नांडिस रहे, उन्होंने सिर्फ 57.25 मीटर ही भाला फेंका। और नीरज चोपड़ा के करियर की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने इससे पहले मार्च में पटियाला में इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ 88.07 मीटर भाला फेंकने का एक रिकॉर्ड बनाया था। कहां पर? पटियाला में। और लिस्बन में हुई इस प्रतियोगिता के माध्यम से नीरज चोपड़ा 18 महीनों के बाद किसी इवेंट में उतरे हैं। यानी कि कोविड-19 महामारी के बाद 18 महीनों के बाद नीरज चोपड़ा ने किसी इवेंट में भाग लिया हो तो यह ऐसी पहली इवेंट है। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में गरीब देशों के लिए 500 मिलियन वैक्सीन डोज की घोषणा किसने की है? बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है अमेरिकी सरकार की ओर से। अमेरिकी सरकार ने गरीब देशों के लिए 500 मिलियन वैक्सीन डोज की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिकी सरकार। और अमेरिकी सरकार के हाल ही के नए राष्ट्र प्रमुख कौन बन गए हैं? जो बाइडेन। तो देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन, कौन सी? फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। यानी कि गरीब देशों के लिए एक सुखद समाचार आ रहे हैं अमेरिकी सरकार की ओर से। और अमेरिका ने वैश्विक कोवैक्स गठबंधन के तहत 92 निम्न आय वाले देशों और अफ्रीकी संघ को वितरित करने के लिए 500 मिलियन फाइजर खुराक खरीदने और दान करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। और अगस्त 2021 तक यह टीके उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे पूरे विश्व में एक कोवैक्स गठबंधन चलाया गया। इसके तहत जो भी अमीर देश है वो कोविड-19 वैक्सीन गरीब देशों को मुफ्त में मुहैया कराएंगे। तो अमेरिका ने 2021 के अंत तक कितनी खुराक वितरित करने का लक्ष्य रखा है? अमेरिकी सरकार ने 200 मिलियन खुराक 2021 के अंत तक वितरित करने का लक्ष्य रखा है। और 2022 की पहली 6 माह में कितनी खुराक वितरित करने का लक्ष्य रखा है? 300 मिलियन। और कोवैक्स फैसिलिटी है क्या? तो जो अमीर देश है या गरीब देश है, सभी को समान रूप से कोविड-19 का टीका मिले, इसी को बोलते हैं कोवैक्स फैसिलिटी। तो कोवैक्स यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लोगों को समान रूप से कोविड-19 टीके मिले।
कोवैक्स का सहनेतृत्व गावी, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस यानी कि CEPI और WHO द्वारा किया जा रहा है। सातवां क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। राम प्रसाद बिस्मिल हमारे देश के एक क्रांतिकारी थे। ऐसी जल्दबाजी आप एग्जामिनेशन में करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे शायर एवं इतिहासकार भी थे। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। लेकिन हमने इस क्रांतिकारी को याद क्यों किया? क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल की जन्म जयंती के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्लाह खां और शहीद रोशन सिंह को शाहजहांपुर के शहीद उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की। और स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की 11 जून को जन्म जयंती मनाई गई। यानी कि दोस्तों कल ही हमारे राम प्रसाद बिस्मिल की जन्म जयंती थी। और राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। और पंडित राम प्रसाद ने महज 19 साल की उम्र से ही कभी राम तो कभी अज्ञात तो कभी बिस्मिल उपनाम से उर्दू और हिंदी में मेरा रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसे तराने लिखे, जो क्रांतिकारी गीत बन गए थे। तो दोस्तों याद रखो कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कभी राम नाम से, कभी अज्ञात नाम से तो कभी बिस्मिल उपनाम से उर्दू या हिंदी भाषा में बहुत से तराने लिखे हैं जो क्रांतिकारी गीत बन गए। और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। और बिस्मिल ने किसके नाम से काफी शायरी की है? तो बिस्मिल अजीमाबादी नाम से राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत सी शायरी की है। इनमें से एक शायरी आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? ओके। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा किस जेल में लिखी थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ब्रिटिश सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में कब फांसी पर लटका दिया? तो हमारे इस क्रांतिकारी को 19 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटका दिया। हम फांसी पर लटका दिया गया ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो हमारे इस क्रांतिकारी को सैल्यूट। और बिस्मिल का अर्थ क्या होता है? जिसकी आत्मा घायल हो, आत्मिक रूप से आहत हो, इसे बोलते हैं बिस्मिल। 8वां क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाने का ट्रेंड चला है। और हाल ही में यह G7 शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित हुआ है। तो यहाँ 2 सेंटेंस है, दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन का यजमान देश है यूनाइटेड किंगडम, बोले तो ब्रिटेन। और G7 समूह में दुनिया भर से 10 लोकतांत्रिक देश भी शामिल होंगे। तो यह पहली बार है कि G7 समूह में इस बार पूरे विश्व में से 10 लोकतांत्रिक देश को भी शामिल किया गया है। यानी कि हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो यहाँ G7 से जुड़े हुए 7+ क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 12 और 13 जून को आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इस बार G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा और कहां किया जाएगा? यूनाइटेड किंगडम द्वारा 11 से 13 जून 2021 के दौरान कार्नावाल में दोस्तों वर्चुअल तरीके से इस इवेंट को आयोजित किया गया है। और याद रखो, हमारा भारत देश G7 का सदस्य देश नहीं है, परंतु यूनाइटेड किंगडम ने भारत को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस साल आमंत्रित किया है। और G7 शिखर सम्मेलन 2021 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो G7 समूह इस वर्ष विस्तार करने जा रहा है। G7 समूह में दुनिया भर से 10 लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे।
हालांकि अमेरिका ने 2021 के शिखर सम्मेलन को G7+4 के रूप में बुलाने का प्रस्ताव दिया था और यूनाइटेड किंगडम ने इस शिखर सम्मेलन को G7+3 के रूप में व्यवस्थित करना चाहता है और ब्रिटेन ने इसे D10 यानी कि डेमोक्रेसी वाले 10 देशों के रूप में भी प्रस्तावित किया है और इसलिए हमारे भारत देश को आमंत्रित किया गया है। और यहाँ G7 समूह की बात करें, G7 एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया है। इस समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान जैसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल है। और G7 का पहले नाम था G8, बाद में हो गया G7। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, इससे पहले G7 समूह को G8 कहा जाता था, जिसमें रूस भी शामिल था और 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से निलंबित कर दिया गया और बाद में G8 में से G7 हो गया। नवा क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में मोनाल की 2 नई प्रजातियां देखी गई है? तो पहले तो यहाँ मैप में देखें कि यह है हमारा इंडिया और इंडिया में पूर्वोत्तर का एक राज्य है यह अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के इस जिले में हाल ही में मोनाल की 2 नई प्रजातियां देखी गई है और इस जिले का नाम क्या है? यह सियांग जिला है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, सियांग जिले में यह मोनाल की 2 नई प्रजातियां पाई गई है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में मोनाल की 2 नई प्रजातियां देखी गई है। इसमें पहली प्रजाति हिमालयी मोनाल लोफोफोरस इम्पेजेनस की है, जो कि मुख्य तौर पर अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत तक अधिक व्यापक स्तर पर पाई जाती है। और दूसरी प्रजाति दुर्लभ स्क्लेटर मोनाल लोफोफोरस स्क्लेटेरी है, जो कि मुख्य तौर पर दक्षिणी चीन और उत्तरी म्यांमार में पाई जाती है। यह एक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पक्षी है, जो शायद ही कभी 1500 मीटर की ऊंचाई से नीचे आते हैं, लेकिन हाल ही में यह देखा गया है। खोजकर्ताओं की टीम ने समुद्र तल से 4173 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एंको डबिंग पर इन पक्षियों को देखा और इन 2 प्रजातियों का यहां देखा जाना इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बेहतर संकेत हो सकता है। 10वां क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए कोविफाइंड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट किसने बनाई है? कोविफाइंड नामक एक दोस्तों रैपिड एंटीजन टेस्ट किट बनकर तैयार हो गई है और इसे डेवलप किया है मेरिल डायग्नोस्टिक्स ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गुजरात बेस्ड मेरिल डायग्नोस्टिक्स द्वारा बनाई गई कोविड-19 के लिए कोविफाइंड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी है। यानी कि हमारे ICMR की ओर से इस कोविफाइंड नामक यह रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी मिल गई है। और कुछ दिन पहले भी एक कोविसेल्फ नामक एक एंटीजन टेस्ट किट तैयार की गई थी और इसे किसने तैयार किया है? तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने यह कोविसेल्फ नामक कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट तैयार की है और हाल ही में भी इसको भी मंजूरी मिल गई। तो पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा निर्मित टेस्ट किट को कोविसेल्फ नाम दिया गया है, जिसके एक यूनिट की कीमत 250 रुपये होगी और यह बात भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। 11वां क्वेश्चन, दीपिका कुमारी का जन्म किस राज्य में हुआ है? हाल ही में हमारे आकाशवाणी विभाग की ओर से एक श्रृंखला का आयोजन किया गया है। कोई भी भारतीय ओलंपियन है उनके बारे में आकाशवाणी विभाग के द्वारा बताया जाता है और इसीलिए दीपिका कुमारी करंट अफेयर में आई है। दीपिका कुमारी का जन्म किस राज्य में हुआ है? झारखंड राज्य में हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड राज्य। लेकिन करंट अफेयर में दीपिका कुमारी क्यों आई? तो देखो, टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में 42 दिन बाकी है और हमारे आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में भारत की प्रमुख तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी की बात की गई है। तो दीपिका कुमारी का जन्म कब और कहां हुआ है? 13 जून 1994 को झारखंड के रांची में दीपिका कुमारी का जन्म हुआ। यानी कि आज है 12 जून, कल ही 13 जून दीपिका कुमारी का बर्थडे। तो हमारी चैनल की ओर से दीपिका कुमारी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और वह पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से भारतीय तीरंदाजी का जाना माना चेहरा भी है
और दीपिका कुमारी से जुड़े हुए दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 16 वर्ष की आयु में दीपिका ने 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 2 स्वर्ण पदक। हमारे भारत देश के दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया गया 2010 में, इसमें दीपिका कुमारी ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। और वर्ष 2010 में ही ग्वांगझू में हुए एशियाई खेलों में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक हासिल किया था? तो रजत पदक जीता था। यह जो ग्वांगझू में वर्ष 2010 में एशियाई खेल आयोजित किया गया इसमें। और इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में दीपिका कुमारी के तीसरे ओलंपिक खेल होंगे, यानी कि तीसरी बार लगातार दीपिका कुमारी हिस्सा ले रही है टोक्यो ओलंपिक में। यानी कि इनसे पहले लंदन ओलंपिक और रियो ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुकी है। तो देखो, इससे पहले वर्ष 2012 में लंदन में और 2016 में रियो ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा रही है। और भारत ने ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी में कभी भी पदक नहीं जीता है। तो इस साल हमें आशा है दीपिका कुमारी पर कि वो टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाए। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन ऑन 2019-20 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन ऑन 2019-20 यह रिपोर्ट जारी की है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है रमेश पोखरियाल निशंक। और इस रिपोर्ट की बात करें तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें तो उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2019-20 में 3.85 करोड़ रहा। और 2019-20 में उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक दोस्तों 1.01 हुआ है, यानी कि सुधार हुआ है, क्योंकि पिछले 2018-19 में इस मामले में 1 था और हाल ही में सुधार हुआ है, लिंग समानता में 1.01 हुआ है। और 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? 26। और 2019-20 में पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? पूरे भारत में 2.03 लाख पीएचडी करने वाले छात्र है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया। वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता एक जाने माने बंगाली फिल्म निर्माता थे जिसका हाल ही में निधन हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बंगाली फिल्म निर्माता थे। और बुद्धदेव दास गुप्ता की बात करें तो एक जाने माने बंगाली फिल्म निर्माता थे, वह एक प्रसिद्ध कवि भी थे और बंगाली सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और बुद्धदेव दास गुप्ता की लोकप्रिय फिल्मों में बाग बहादुर, तहदार कथा, चराचर और उत्तरा शामिल है। उनकी 5 फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। और एक निर्देशक के रूप में उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। और उनकी कई कविताएं भी प्रकाशित हुई है, यानी कि एक अच्छे कवि भी थे बुद्धदेव दास गुप्ता, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत किसने की? सिंगल यूज प्लास्टिक 2021 अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है प्रकाश जावड़ेकर। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है हितेश सोलंकी, परमार खुशबू, गोहिल अरविंद कुमार हंसराज, अनिल कुमार बोडत, सोलंकी मनोज, मेघा परमार। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है प्रकाश जावड़ेकर। विजय सावड़िया, रोशनी प्रजापति, वेचत राठवा, प्रहलाद फतेपरा, सेमिला हाला, पवन मानी ऑफिशियल व्लॉग नामक कोई फ्रेंड है, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। कई बार कमेंट लिखते हैं, वेरी नाइस। भावना तड़वी सुबह 4 बजे सबसे पहले वीडियो देखती है हमारी यह सब्सक्राइबर फ्रेंड भावना तड़वी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कल्पेश मफाजी ठाकुर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, भारत ने किसके साथ मिलकर कॉर्पेट नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया? 4 देशों के नाम आपकी स्क्रीन पर है। भारत देश ने किसके साथ मिलकर कॉर्पेट नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है
हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।